नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो और चुनो। मर्जी आपकी, वोट आपका में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शशि और मैं हूँ अंजलि। और अंजलि, चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तरह तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं। अब क्या गली, क्या नुक्कड़, क्या चौराहे, हर जगह सिर्फ आने वाले चुनाव की ही बातें। लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जनता के मुद्दे क्या हैं। वो जनता जो कि बहुत स्मार्ट है, हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टीवी, अखबार, हर चीज में अप टू डेट है। लेकिन नेता जनता के मुद्दों से अप टू डेट है कि नहीं, ये जाना बहुत ही जरूरी है। और हमारी टीम पहुंची है, यानी कि सुनो चुनो की टीम पहुंची जनता के पास ये जानने के लिए कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं। कटाव, बिजली, ये सब नहीं है। कटाव रुकबे नहीं कर रहा है। कटाव से कितना खेत ढह गया, खाइला बिना आदमी मर रहा है। आकर के बाहर में मजदूरी करता है, अपने लेबर के काम करता है, गेहूं में बाल बच्चा पोस रहा है। बिजली, पानी, रोड ये सब होना चाहिए। कोई खाने के लिए तो नेता देता नहीं है। अच्छा विकास चाहता है आदमी, उसी को उम्मीदवार चुनता है। 5-7 पार्टी है जिसको वोट देना मजबूरी होता है, या तो ये या तो ये। तो आपने देखा कि जनता के मुद्दे क्या क्या हैं, और आज की जनता जो छोटे छोटे बातों को भी खास ध्यान में रखती है। वैसे शशि, मैं तुम्हें बता दूं कि ये बिहार विधानसभा का चुनाव काफी मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव है ना, ये बिहार की दशा और दिशा का निर्धारण करने वाला होगा और निर्णायक भी। कई सारे चुनाव को हमने देखा है, पर ये चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए तो देश हो या दुनिया, हर किसी की निगाहें इस चुनाव पे आकर अटकी हुई हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव सिर्फ अपने राज्य ही नहीं, पूरे देश पर असर डालता है। वो कैसे, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी राजधानी पटना है। प्राचीन काल से वर्तमान तक बिहार का भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा है। हमेशा से देश की राजनीति का केंद्र रहने वाले बिहार की देश के विकास और नीति निर्धारण में अहम भूमिका रही है। देश की राजनीति बिहार की राजनीति पर निर्भर करती है। ये कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 2/3 आबादी गांव में निवास करती है। ज्यादातर लोगों का प्रमुख पेशा कृषि है। यहाँ के किसान वर्षा के पानी पर निर्भर हैं। कड़ी मेहनत और सहनशीलता यहाँ के लोगों की विशेषता है। हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ के शहर और गांव की संस्कृति में अधिक फर्क नहीं है। लोग पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। राज्य की कुल आबादी लगभग 10 करोड़ 41 लाख है, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5 करोड़ 42,76,175 है तथा महिलाओं की संख्या 4 करोड़ 98,21,295 है। प्रशासनिक व्यवस्था और सुविधा के लिए राज्य को 9 प्रमंडलों तथा 10 जिलों में बांटा गया है। जिलों को क्रमशः 101 अनुमंडलों, 554 प्रखंडों, 8,471 पंचायतों और 45,103 गांवों में बांटा गया है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 6 करोड़ 68,26,658 है, जिसमें 3 करोड़ 11,77,619 महिला मतदाता, 3 करोड़ 56,46,870 पुरुष मतदाता हैं। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनका केंद्र की सरकार के लिए काफी महत्व है। साथ ही विधानमंडल के दूसरे सदन राज्यसभा के चुनाव में भी बिहार के चुने गए विधायकों की अहम भूमिका होती है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हमने देखा कि आने वाले चुनाव में कितनी सारी बातें हमें और आपको दिलचस्प लगने वाली हैं, और साथ ही साथ ये चुनाव जो है वो कई सारे महत्वपूर्ण बातों को भी रखता है। और तुमको बताएं कि जो कभी साथ साथ थे ना, आज एक दूसरे के धूर विरोधी बन गए। सही बोल रहे हो। कल तक जो धूर विरोधी थे वो आज एक साथ एक जगह शामिल होकर एक गठबंधन बन चुके हैं। अजीब सी स्थिति है, लेकिन ऐसी राजनीति पर लोगों का क्या कहना है, हमारी सुनो चुनो की टीम पहुंची उनके पास, जानते हैं।
प्रकार के जो प्रवृत्ति राजनीतिज्ञों के बीच में है, ये कहीं न कहीं मौकाप्रस्त और अवसरवाद की राजनीति को बढ़ावा देता है, सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। या तो राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं को प्रशिक्षित ही नहीं किया, या उनको सिर्फ एमएलए बन जाना है। राजनीतिक जो हमारा दायित्व जो है, जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका सम्मान किस प्रकार किया जाए, एमएलए होने के बाद भी वो नहीं समझ पाते हैं इस बात कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जनादेश का सम्मान किस ढंग से किया जाए। हमने जनादेश दिया, हमने उनको अच्छा समझ लिया और हमारे दिए गए जनादेश को ही वो दल बदल करके कलंकित कर देते हैं, हमारे निर्णय को गलत साबित कर देते हैं। एकदम स्पष्ट नियम बनना चाहिए कि कोई भी विचारधारा का आदमी जीत करके किसी दल विशेष से गठबंधन से जाता है और दूसरे दल में वो मर्ज करना चाहता है, तो उसको पहले रिजाइन करना चाहिए। उसका नैतिकता का तकाजा है कि उसको रिजाइन कर करके नया जनादेश ले, फ्रेश मैंडेट ले और तब सदन में जाकर प्रवेश करे, तो समझे कि हाँ, वोट तो हम लोग दे देते हैं पार्टी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, लालू जी के नाम पर ही है, और वहाँ स्वार्थ की राजनीति, अवसर की राजनीति के सहारे जो है वो दल बदल कर लेते हैं। किसी की सरकार में अच्छा काम हो जाता है जिसमें अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और किसी किसी की सरकार में जब सुयोग्य व्यक्ति को के हाथ में शासन नहीं जाता है, तब कुरीतियों का पालन किया जाता है। तो पहले की सरकार और वर्तमान की सरकार अगर तुलना किया जाए तो आज तो उन्नति कुछ हो रही है, लेकिन उन्नति हो रही है, लेकिन स्वार्थपरता इतना अधिक चरम सीमा से ऊपर चला गया है कि लोग उन्नतिशील आदमी को वोट नहीं देते हैं, चुनते नहीं हैं, उनको पावर नहीं देते हैं कि वो अपने अच्छे विचार के अनुसार देश को बना सके। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौट कर आते हैं। देखते रहिए सुनो और चुनो। मर्जी आपकी, वोट आपका। हमारी जनता पिछले कुछ वर्षों की राजनीतिक परिस्थितियों से काफी हैरान और काफी परेशान है। उसे समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसको वोट देना है, किसको सुनना है, किन की बातों को समझना है। बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। अब देखो ना, पिछले गठबंधन में जिसके साथ मिल करके चुनाव लड़े थे, आज वो अलग अलग हो गए, और जो अलग अलग थे आज वो साथ साथ हो गए। अब जनता जाए तो किसके पास जाए, किसके साथ जाए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और बात भी बहुत विचित्र है। यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक मुहावरा इनफैक्ट बहुत फेमस है, समझ को समझो, समझ एक बड़ी समझ है, समझ को जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। और समझ से तो बाहर है। ये अगली रिपोर्ट आप देखिए। गठबंधन की राजनीति का वर्तमान युग में काफी चलन हो गया है। पहले पार्टियां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती थीं। आजादी के बाद कई दशकों तक यही सिलसिला चला, लेकिन 90 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में नया मोड़ आया। कई विपक्षी पार्टियां साथ आई, चुनाव लड़े और सरकार का भी गठन किया। आज भी यही परंपरा जारी है, लेकिन तब और अब में काफी फर्क है। पहले सिद्धांतों के आधार पर राजनीति और गठबंधन होते थे, लेकिन अब गठबंधन जरूरत के अनुसार किए जाते हैं। गठबंधन होना और टूटना अब आम बात हो गई है। 16वें विधानसभा के इस चुनाव में कुल 3 गठबंधन मैदान में हैं। पहले एनडीए, भाजपा के इस गठबंधन में रालोसपा, लोजपा और हम प्रमुख पार्टियां हैं। दूसरा गठबंधन जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस शामिल है। तीसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी, जनाधिकार पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समरस समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल और नेशनल पीपल्स पार्टी प्रमुख पार्टियां हैं।
नया समीकरण, नए गठबंधन के साथ पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सभी जोर लगा रहे हैं और सबकी उम्मीदें भी हैं कि वो ही जीतेंगी। और हमारे यहाँ चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। यदि मतदान की बात की जाए तो भाई मतदान हमारे यहाँ 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक और कुल 5 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। आइए नजर डालते हैं कब कहां किन स्थानों पर होंगे मतदान। बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो केंद्र हो या राज्य, इसका बड़ा ही महत्व है। इस राज्य में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका जनता पर बहुत ही गहरा प्रभाव है और यहाँ की राजनीति बहुत चीजों को प्रभावित करती है, जिसमें जात पात और धर्म भी शामिल है। और तभी तो आने वाले चुनाव में ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन किसके गठबंधन में है और कौन किसके साथ है। तो देखते हैं कौन किसके साथ है और कौन किसके विरोध में। 16वें बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की स्थितियां पूर्व में हुए चुनावों से भिन्न हैं। अब तक देश और राज्यों में कई गठबंधनों को देख चुकी जनता के सामने फिर से नए गठबंधन और राजनीतिक समीकरण हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति गरमाई, दोस्त दुश्मन हुए और दुश्मनी दोस्ती में बदली, नए समीकरण और गठजोड़ बने। वर्तमान चुनाव में जो नए गठबंधन हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला, महागठबंधन, जिसमें शामिल हैं जदयू, आरजेडी और कांग्रेस। महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। दूसरा गठबंधन है एनडीए। इस गठबंधन में शामिल हैं बीजेपी, रालोसपा, लोजपा और हम। एनडीए ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यह गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने कर चुनाव लड़ रही है। तीसरा गठबंधन है तीसरा मोर्चा। राज्य के कई छोटे दल इसमें शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं: समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समरस समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। तीसरा मोर्चा में भी किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया गया है। मुलायम सिंह, पप्पू यादव और नागमणि प्रमुख चेहरे हैं। इन दलों के साथ राज्य में कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। इस चुनाव की सबसे बड़ी और अजीब बात यह है कि अब तक हर दल और गठबंधन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। जनता के असली मुद्दे या तो नदारद हैं या उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। सुनो और चुनो, मर्जी आपकी, वोट आपका में अब बारी है एक छोटे से ब्रेक का। अभी लौट कर आते हैं, देखते रहिए। बिहार के लोगों में चुनाव को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है, इसीलिए तो बड़ी पार्टी हो या फिर बड़े नेता, उनकी घोषणाओं से काफी उम्मीदें रहती हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह कहीं न कहीं आने वाली सरकार से मिलने वाली जन सुविधाएं हैं। जनता विकास चाहती है और इसीलिए वो अपनी जनप्रतिनिधि पर निर्भर है। विकास जरूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन बिहार आज विकास के मामले में किस स्थान पर खड़ा है, जरा ये देखते हैं। राज्य में विकास की स्थिति। देश भर में कुल मजदूरों में 19% मजदूर मनरेगा में कार्यरत हैं। प्राइमरी स्कूलों में दाखिले का प्रतिशत 19.8 है, जो देश भर में है, और बिहार तीसरे स्थान पर। देश भर में अकेले बिहार में 23% अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के मामले लंबित हैं।
बिहार में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या 3,58,00,000 है, जो देश का 33.7% है। 2013 में 1,97,239 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। पक्की सड़कें 1,16,931 है, जबकि 2008 में पक्की सड़कों की लंबाई 3,767 किलोमीटर थी। बिहार बेरोजगारी के मामले में भी अव्वल है, जहां बिहार में 3.2% ग्रामीण बेरोजगार हैं, वहीं शहरी इलाके में 5.6% बेरोजगारी है। 2013 में बिहार में हत्या के 3,441 मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में हुए हत्या का 10% मामला सिर्फ बिहार में हुआ। जहां देश भर में बच्चों के खिलाफ अपराध दर 13.23 है, वहीं बिहार में बच्चों के खिलाफ अपराध दर 3.57 है। 2013 के आंकड़े के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ 13,609 अपराध के मामले दर्ज किए गए। 5 नवंबर तक पांचों चरणों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वोटों की गिनती 8 नवंबर तक खत्म हो जाएगी और 12 नवंबर तक चुनाव की सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उसके बाद नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जानते हैं कि जनता नई सरकार से क्या उम्मीदें रखती है। रोड चाहिए, पानी चाहिए, सबसे बढ़िया कार्य करें और यहाँ की एरिया की तरक्की हो। कि जो अच्छा हम लोग को सुख दुख में साथ दे, हर गरीब का काम करे, जो हमारी समस्या है उसको दूर करे, नाली बनाए जो आम समस्या है। हमारा आग्रह है कि आप मतदान के तारीखों को जरूर याद रखें और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कर्मठ और योग्य उम्मीदवार को वोट दें, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और ये आपकी जिम्मेवारी भी। तो आइए जानते हैं आपकी कुछ और जिम्मेवारी के बारे में हमारे सुनो और चुनो वाले बाबा से। आदर्श आचार संहिता लागू है भाई, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपने कोई गलती कर दी तो भाई फंसोगे, तो जुर्माने के साथ साथ सजा भी हो सकती है। इन बातों को याद रखना, गांठ बांध लेना। जब भी किसी वाहन से यात्रा करना, उसके सारे कागजात अपने साथ रखना और ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए तक आप लेकर की यात्रा कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता में 50,000 रुपए से ज्यादा लेकर घूमना दंडनीय अपराध है। आप इससे ज्यादा भी रुपए लेकर घूम सकते हैं अगर आपके पास उससे संबंधित कागजात हो। बाबा की बात ध्यान में रखिएगा, वरना मुसीबत हो सकती है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमें इस पते पर अपने विचार और सुझाव लिख सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। सुनो और चुनो, मर्जी आपकी, वोट आपका। नमस्कार।